जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कोई रास्ता जब बिल्कुल सीधा दिखता है और जब हमें लगने लगता है कि मंजिल बेहद करीब है, तब हमें ये मान लेना चाहिए कि वो बस धूमिल हो चली एक छवि है। वो रास्ता हमें भटका चुका है और मंजिल वो तो हमारी सोच से बहुत दूर किसी और ही रास्ते पर स्थित है। और तब हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो सच और झूठ के इस मटमैले पर्दे को हटाकर हमें सही रास्ते पर वापस ले जा सके। सुना रहा हूं रहस्य और रोमांच की अद्भुत कहानी द इनविजिबल मैन भाग 4। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई है। भाग 1, 2 और 3 में आपने सुना चट्टानों के बीच बसा क्वात्रा शहर अब डर के साए में जीने लगा था। वहां के लोगों को एक काली पोशाक वाला व्यक्ति उनके घर के बाहर खड़ा दिखता था और जो भी उसे देख लेता था वो अगले ही दिन या तो मर जाता था या गायब हो जाता था। जब मौत की वारदातें बढ़ने लगी और पुलिस काले साए का रहस्य जानने में नाकामयाब रही तो उन्होंने फेमस डिटेक्टिव बुमरा की मदद मांग ली। डिटेक्टिव बुमरा और सैम जब वहां पहुंचे तो पाया झील के किनारे बसे एक घर में रह रहे ब्रजेश को वो साया उसके घर के बाहर दिख रहा है। देर रात अचानक आवाज सुनने के बाद जब बुमरा और सैम ब्रजेश के कमरे में पहुंचे तो पाया वो नीचे खड़ा उनको देख रहा है और कुछ ही पल बाद वो काली झील की ओर बढ़ने लगा। जब डिटेक्टिव और सैम झील पहुंचे तो पाया ब्रजेश झील के बीचों बीच खड़ा है और सिर्फ उसकी आंखें ही बाहर दिख रही हैं। बुमरा किसी तरह ब्रजेश को झील से बाहर निकालते हैं। जब वो वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो शहर का मैप देख उस जगह जाते हैं जहां 13वीं शताब्दी का उजड़ा इलाका था। वहां आंधी के बीच सैम को कोई घसीट कर ले जाता है और जब बुमरा उस ओर जाते हैं तो एक वीरान कमरा पाते हैं जिसके दूसरी ओर गहरी खाई होती है। जब वो खाई की ओर देखते हैं तो पाते हैं वही काला साया उनको देख रहा है। अब आगे की कहानी। डिटेक्टिव बुमरा अपनी अंदाज में वहां ठहरे उस काले साए को बिना पलक झपकाए देखते रहे। हवा संग छोटी पानी की बूंदें एक एक कर उनके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ उनको उस भयानक मंजर से रूबरू करवा रही थी। बुमरा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। आखिर जो देख रहे थे वो आम दृश्य नहीं था। चारों ओर गहरी खाई के बीच एक संकरे रास्ते पर खड़ा वो काला साया जिसे लोग यम कहते थे, बिना कुछ बोले एकटक बुमरा की ओर घूरे जा रहा था। उसका लिबास तेज हवा में एक तरफ उड़ रहा था। नीचे तो पूरी खाई है, फिर ये वहां तक पहुंचा कैसे? कोई तो रास्ता होगा जो वहां तक जाता होगा। डिटेक्टिव ने एक गहरी सांस ली और अपनी पैनी नजरों को घुमा चारों ओर देखने लगे। कुछ सोच वो अफरा तफरी में बाहर की ओर जाते अचानक उनकी नजर कमरे के अंदर पड़े एक बड़े पत्थर की ओर गई जो थोड़ा टेढ़ा सा पड़ा था। वो रुख उस ओर बढ़ गए। पत्थर के ठीक नीचे एक पुरानी लकड़ी का छोटा दरवाजा था, मानो वो ऊपर की ओर खुलता हो। बुमरा ने थोड़ा जोर लगा उस पत्थर को खिसकाया और फिर उस दरवाजे को करीब से देखते हुए उसे खोल दिया। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। नीचे लकड़ियों की सीढ़ियां बनी थी जो किसी दिशा में जा रही थी। डिटेक्टिव ने सावधानी से उन सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। सीढ़ियां खुद ब खुद खाई की ओर आकर खत्म हो गई। वहां से आगे चट्टानों के बीच होता हुआ एक रास्ता आगे की ओर जाता था। बुमरा धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगे। कुछ ही पल बाद वो रास्ता दूर फैले एक पथरीले इलाके पर आकर खत्म हो गया। चारों ओर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। ये तो शायद झील के पीछे वाला इलाका है जो ऑफिसर ने बताया था, पर उनका कहना था यहां आने के लिए सिर्फ झील से ही आया जा सकता है। बुमरा ने हर तरफ अपनी नजर घुमाई और चट्टान के ऊपरी इलाके की ओर बढ़ने लगे। जब वो वहां पहुंचे तो वहां से लगभग आधा शहर देखा जा सकता था।
वो झील ठीक उन्हें उनके सामने दिख रही थी। वो अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाते हर तरफ अजीब सा कोलाहल होने लगा। हवा तेज बहने लगी। वहां आंधी जैसा मंजर बन गया। डिटेक्टिव अचानक बदलते इस माहौल को देख दंग थे। ये आवाजें, इनको समझ पाना बेहद मुश्किल है। या तो यहां कोई जानवर है या फिर कोई खेलने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें सामने नीचे की ओर बड़े खुदे गड्ढे दिखे, बिल्कुल कुएं के आकार के। बुमराह उस ओर बढ़ गए। गड्ढे बहुत पुराने दिखते थे। शायद ये वही गड्ढे थे जो 13वीं शताब्दी में उस राजा को दिखे थे। डिटेक्टिव हर गड्ढे को ध्यान से देखने लगे। उनमें बड़े पेड़ उगाए थे जो नीचे से ऊपर तक आ रहे थे। बुमराह को उनमें कोई रोशनी भी दिख रही थी। मुझे नीचे चलकर देखना चाहिए। बुमराह पेड़ का सहारा ले नीचे की ओर जाते उन्हें दूर किसी चट्टान के भीतर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये आवाज तो सैम की है। डिटेक्टिव एकाग्र हो ध्यान से आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगे। जब वो उस आवाज के करीब पहुंचे तो पाया एक पुराना किला चट्टानों के बीच दबा था और एक छोटा टूटा फूटा दरवाजा अंदर की ओर जाता था। बुमराह जब अंदर पहुंचे तो पाया अंदर पुराने अंदाज में बना एक बड़ा कमरा था। हर तरफ घास फूस थी। कहीं कोई मरा जानवर पड़ा था तो किसी और मानव कंकाल पड़े थे। सामने लहूलुहान सैम जंजीरों से बंधा था। उसका शरीर कई जगह से कट चुका था। सैम के ठीक दाईं ओर 3 लोग और थे जो लगभग अधमरे हो चले थे। वो अकेला नहीं है, उसके साथ कई लोग और हैं। सैम की आंखों में डर साफ दिख रहा था। बुमराह ने किसी तरह सैम को जंजीरों से मुक्त करवाया, लेकिन वो बाहर निकलते उन्हें थोड़ी दूरी पर कई लंबे आकार वाले लोग खड़े दिखे जिनके हाथों में पुराने औजार थे। वो अजीब सी भाषा में बुमराह को देख गुर्रा रहे थे। डिटेक्टिव समझ गए। उन्होंने सैम को तेज दौड़ने का इशारा किया। आगे की ओर झील है, हमें सीधे उसमें कूदना होगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। किसी तरह आखिर वो दोनों उस चट्टान पर पहुंच उस झील में कूद गए। हमें सीधे किनारे की ओर जाना होगा, तो मेरा हाथ पकड़े रहना। कुछ पल बाद बुमराह और सैम दोनों पुलिस स्टेशन में थे। सैम दर्द में था। वो लोग कौन थे? क्या चाहते हैं वो लोग? उन्होंने मुझे क्यों पकड़ लिया? सैम के कई प्रश्न थे। अभी हमारे पास समय नहीं है। मुझे पहले उस काले लिबास वाले साई की गुत्थी सुलझानी होगी। बुमराह ने बाहर अपने मित्र डॉक्टर शेखावत को फोन लगाया। डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। हेलो डिटेक्टिव, यस प्लीज टेल मी। बुमराह ने पूरा केस डॉक्टर को बता दिया। देखो, तुम इन बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन मेरा मानना है वो कोई पुरानी छाया है जो शायद लोगों की सोच और उनके अंदर पनप रहे डर को भांप लेती है और फिर उनके इस डर को अपना औजार बना, उनकी प्राण शक्ति को अपना आहार बना लेती है। वो उस जगह पर सालों से होगी, इसलिए उसको रोक पाना मुमकिन नहीं है। यह भी हो सकता है कि पुराने जमाने में तंत्र मंत्र की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इसको बनाया गया हो, या फिर यह खुद से ही वीरान जगहों पर पनपी हो। कहा जाता है अक्सर जो जगहें अंधेरे में डूबी होती हैं वहां कुछ काली शक्तियों का वास हो जाता है, या फिर समय के चक्र में यात्रा करके भी ये यहां आ सकती हैं। इसका उपाय क्या है? बुमराह सोच में पड़ गए। बांधना होगा। जिस भी इलाके से वो पनपी हो उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, बस रोक कर रखा जा सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। बुमराह ने तुरंत पुलिस की एक टुकड़ी को उस जगह पहुंचने को कहा। हालांकि कोई भी जाने को तैयार नहीं था, लेकिन सीनियर ऑफिसर के जोर देने पर पुलिस की एक टुकड़ी वहां चली गई। कुछ देर बाद समाचार आया कि पुलिस को 3 लोग मिले हैं जो शहर से गायब हो गए थे, जिनमें गोपाल भी था। लेकिन उन्हें वहां न तो बड़े आकार वाले लोग दिखे और न ही काला साया। डिटेक्टिव के सुझाव पर गड्ढों को मिट्टी से भर दिया गया और उस ओर से आ रहे हर रास्ते को पूरी तरह सील कर दिया गया। झील वाले रास्ते पर भी बिजली की तारें लगा दी गई। दिन ढल चुका था और रात फिर से गहराने लगी थी। पुलिस स्टेशन फिर से एक अजीब से सन्नाटे से घिर गया था। अंदर सैम, बुमराह, प्रवीण, रूपशेखर
और सीनियर ऑफिसर बैठे इस सारी घटना की चर्चा में लगे थे। तुम कह रहे हो केस सुलझ गया, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि वो विशालकाय लोग कौन थे। सैम ने दर्द में अपनी कुर्सी की टेक ले ली। वो जगह जो झील के उस पार है, वहां शायद अलग किस्म के लोग रहते हैं, जैसे आदिवासी होते हैं, शायद वैसे। वो सालों से उस जगह पर बसे हैं और वो आज के युग के लोगों को वहां आने नहीं देते। फिर जब भी वहां लोगों ने जाने की कोशिश की, वो या तो उसे मार देते हैं या फिर तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर उनको मानसिक चोट पहुंचाते हैं। मैंने वो 13वीं शताब्दी की कहानी भी पढ़ी। उन दिनों लोगं की मान्यता थी कि कुछ असाधारण मानव इन चट्टानों में रहते थे, जो अपनी एक अलग ही रीति रिवाज अपना जीते थे। वो आम लोग नहीं है। वो उन गहरे गड्ढों के नीचे अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। इसलिए मैंने वो जगह सील करवा दी। न कोई वहां जाएगा और न किसी के साथ दुर्घटना होगी। और वो काला साया, वो कौन था? वो भी उन्हीं का हिस्सा था? ऑफिसर प्रवीण हैरान थे। हो भी सकता है और नहीं भी, पर जो मैंने महसूस किया उस काली झील में भी वो कोई अलौकिक ताकत है जो बहुत पुराने समय से उन चट्टानों में बसी है। या तो वो विशालकाय लोग उसे भेजते थे, या फिर चट्टानों की खुदाई के दौरान वो आजाद हो बाहर निकल गई। जो भी हो, इन सब का उद्देश्य यही था कि उस ओर कोई न जाए और यहां के लोग इस शहर को छोड़कर चले जाएं। लेकिन वो सुसाइड नोट, वो कैसे लिखा होता था? रूपशेखर आश्चर्य में थे। वो शायद एक तरह का मैसेज था, कोई वार्निंग। इनफैक्ट इसे उल्टा पढ़ें तो इसे इडिसियस पढ़ा जाएगा, यानी बैक फ्रॉम द डेड। कोई मरकर लौट आया है। तो क्या वो साया या वो लोग अब कभी हमारे शहर नहीं आएंगे? रूपशेखर के चेहरे पर हां में उत्तर जानने की उत्सुकता थी। ये उनकी जगह थी जिसे आप अपना शहर कह रहे हैं, और अभी तो फिलहाल उनको बांध दिया है मैंने। अब देखते हैं कब तक वो उस जगह पर बंधे रहते हैं। बोमरा स्टेशन से बाहर आ फिर से उस ओर देखने लगे जहां उन्हें पहली बार लगा था कि कोई छुपकर उनको देख रहा है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।